हे गाइस, हम चिराग और आज हम बात करेंगे इंट्रिंसिक इमेजमेंट के बारे में। तो फर्स्टली हमें बेसिक पता होना चाहिए ताकि हम इंट्रिंसिक इमेजमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ इसमें और यू शुड अंडरस्टैंड कि सुप्रास्पाइनेटस मसल प्रोवाइड एंटीरियर एंड सुपीरियर स्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल प्रोवाइड पोस्टीरियर मेजर बट सुपीरियर स्टेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, अगर हमें ये चीज समझ आ गई देन हम इंट्रिंसिक इमेजमेंट पे जंप करते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इमेजमेंट occurs mainly on sports athletes when doing early acceleration and late cocking, early acceleration and late cocking stage. इट इज मेनली इन लेट कॉकिंग स्टेज बिकॉज उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर माई शोल्डर इज फुली एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड। तो उस टाइम पर ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड बिल्कुल पास होते हैं। ठीक है, इस टाइम पर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से मोशन हो रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सेसिव एबडक्शन। ठीक है, हम एक सीरीज वाइज चलेंगे क्योंकि इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो फर्स्टली एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो देयर इज अ थ्योरी व्हिच सेज व्हेन आई डू एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, उस टाइम पर इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुप्रास्पाइनेटस एंड ग्लिनोइड आर मैक्सिमली कॉन्टैक्ट सरफेस में होते हैं। तो ग्लिनो-ह्यूमरल कॉन्टैक्ट सरफेस इंक्रीज हो गया। तो ग्लिनोइड, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस, इसमें ग्लिनो-ह्यूमरल कॉन्टैक्ट सरफेस इंक्रीज हो गया। अब ग्लिनो-ह्यूमरल कॉन्टैक्ट सरफेस अगर इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज सुप्रास्पाइनेटस, दिस इज इंफ्रास्पाइनेटस एंड दिस इज ग्लिनोइड, अगर ये इंपिंज हो रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, मतलब इंपिंजमेंट कोज हो रही है। तो अगर इंपिंजमेंट कोज हो रही है, इंपिंजमेंट कोज होगी तो सबसे इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, अगर इंपिंजमेंट कोज हो रही है तो देयर विल बी पेन एंड इन्फ्लेमेशन आल्सो, पेन एंड इन्फ्लेमेशन। एंड अगर पेन एंड इन्फ्लेमेशन है, वी नो कि अगर पेन है उस टाइम पर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या लेके जाता है, पेन, है ना। तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को पेन लेकर जाएगा। पेन कहां पर लेकर जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से एक जजमेंट आती है या एक ऑर्डर आता है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है उनको टाइट कर दो ताकि प्रिवेंशन हो सके फर्दर इंजरी का, एज अ प्रोटेक्टिव स्पाजम। ठीक है, तो आसपास के स्ट्रक्चर वी शुड नो, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं, वहां पर टाइटनेस या स्पाजम आ रहा है। तो दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, दिस इज ग्लिनोइड लैब्रम, दिस इज long head of biceps, and just above this is supraspinatus। यहां पर होता है इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, एंड यहां पर हो जाएगा पोस्टीरियर कैप्सूल। ठीक है, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये रहा सुप्रास्पाइनेटस, ये रहा इंफ्रास्पाइनेटस। आसपास के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, पोस्टीरियर कैप्सूल, है ना। मेन स्ट्रक्चर्स तो यही है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि दोनों के दोनों टाइट हो जाएंगे एंड मेनली क्या होगा, पोस्टीरियर कैप्सूल। आई विल टेल यू कि व्हाई पोस्टीरियर कैप्सूल। ठीक है, तो पोस्टीरियर कैप्सूल में क्या हो गया, टाइटनेस हो गई। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्यों, क्योंकि इसमें मैं 3 कैटेगराइजेशन कर रहा हूं जो कि इस पूरा कोर बनाती है इंटरनल इमेजमेंट का। ठीक है, या इंट्रिंसिक इमेजमेंट का। तो फर्स्टली अगर टाइटनेस हो रही है, फॉर एग्जांपल यहां पर होगी पोस्टीरियर कैप्सूल एंड क्या कर रही है, वो टाइट हो रही है। टाइट हो रही है तो क्या हो रहा है, ये देखो एक्सटर्नली जा रहा है मेरा हैंड, तो एक्सटर्नल रोटेशन इंक्रीज होगा नहीं होगा, एक्सटर्नल रोटेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे कर रहा हूं, इस साइड हो रहा है तो इंटरनल रोटेशन डिक्रीज भी तो हो रहा है ना। इंटरनल रोटेशन डिक्रीज हो रहा है।
आई विल टेल यू द सेकेंड थिंग, बट फर्स्टली हम कंसंट्रेट करते हैं इंटरनल रोटेशन इंक्रीज और इंटरनल रोटेशन डिक्रीज एंड एक्सटर्नल रोटेशन इंक्रीज के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक्सटर्नल रोटेशन मेरा इंक्रीज हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है उस टाइम पे इंटीरियर जो कैप्सूल है वो ज्यादा आगे जा रही है, आगे जा रही है तो मतलब जो कैप्सूल है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी एंटीरियर लाइंग स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। एंटीरियर लाइंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन नहीं कर पा रही है कैप्सूल, अगर मेंटेन नहीं कर पा रही है तो फिर कैप्सूल अपना टोन मेंटेन कैसे करेगी? अगर कैप्सूल अपना टोन मेंटेन नहीं कर पाएगी तो उस टाइम पर क्या होगा? कैप्सूल लैक्सिटी हो जाएगी, एंटीरियर कैप्सूल लैक्सिटी। अब एंटीरियर कैप्सूल लैक्सिटी हो गया मतलब लेग्स हो गई है कैप्सूल, अब वो ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। अगर एंटीरियर कैप्सूल लैक्सिटी हो गया, इसका एक और मतलब भी है कि एंटीरियर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। एंटीरियर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंटीरियर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अभी मैं इसको आपको यही तक समझाऊंगा, बट इसकी आगे बहुत बड़ी चीज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरनल इम्पीचमेंट डिक्रीज, इंटरनल इम्पीचमेंट डिक्रीज अक्रॉस 25%, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतना कर रहा हूं, जस्ट इतना, एक नॉर्मल मूवमेंट 90 डिग्री होता है एंड 25 डिग्री कम हो गया इंटरनल इम्पीचमेंट, इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो 25 डिग्री कम हो जाता है इंटरनल रोटेशन। अगर इंटरनल रोटेशन 25 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट हो रहा है पेशेंट, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस का वन रीजन बताया था, मैंने सेकंड बोला था, मैं बाद में बताऊंगा, एंड दिस इज द सेकंड रीजन, ठीक है। तो पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस की एक और थ्योरी आई थी कि क्यों हो रहा है पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस, ठीक है। तो पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस को हम इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस का एक रीजन नहीं होने का, थ्री रीजन आर देयर, ठीक है। तो पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस की सेकंड थ्योरी क्या थी कि स्टिमुलेटेड पोस्टीरो इंफीरियर टाइटनेस की वजह से एंड रिजल्टेंट ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट। अब देखो ग्लिनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट है तो उस टाइम पर पोस्टीरो सुपीरियर कैप्सूल में टाइटनेस हो जाती है, पोस्टीरो सुपीरियर कैप्सूल में टाइटनेस। पोस्टीरो इंफीरियर पहले थी, पोस्टीरियर सुपीरियर अब हो गई, एंड विच विल रिजल्ट टू कंप्लीट पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस, ठीक है। इतना समझ आ गया? पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस इस वजह से हो रहा है। थर्ड रीजन इज द पोस्टीरियर ट्रांसलेशन हो जाता है, पोस्टीरियर सुपीरियर ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमरल हेड, ठीक है। अगर पोस्टीरियर सुपीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है ह्यूमरल हेड का, वही तो ये सारे स्ट्रक्चर्स लाई कर रहे थे यहां पर, ये देखो यहां पर, अगर यहां पर ये स्ट्रक्चर लाई कर रहे थे तो उस टाइम पर इट विल अगेन लीड टू इम्पिंजमेंट एंड दिस विल लीड टू पेन एंड इन्फ्लेमेशन, पेन एंड इन्फ्लेमेशन अगेन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जाएगा एंड विच विल अगेन कॉज टाइटनेस, ठीक है। ये आई होप इतना समझ आ गया हो। एंड देन आई गो टू एक्सटर्नल रोटेशन, जो कि हमने अभी बोला था कि बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या था कि इंटरनल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, इंटरनल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो उस टाइम पर क्या होगा? अब देखो एंटीरियर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एंटीरियर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसे हुआ, ठीक है। इसके ऊपर से मेरा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जाता है जो कि एंटीरो सुपीरियर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है एंड विद ग्लिनोइड लैब्रम, ठीक है। तो उस टाइम पर ड्यू टू मेरी सुप्रास्पाइनेटस अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है तो मेरे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स को अगर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो देयर आर मच चांसेस कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टोन हो सकता है या उसका लीजन हो सकता है। देयर आर थ्योरीज जो कहती है कि एंटीरो पोस्टीरियर
बाइसेप्स का टोन होना सबसे कॉमन है। फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमरस एंड दिस इज ग्लिनोइड, ठीक है। दिस इज ह्यूमरस, दिस इज ग्लिनोइड एंड यहाँ ये ग्लिनोइड लेब्रम है, यहाँ से आ रहा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ड्यू टू मेरी सुप्रास्पाइनेटस ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, उस टाइम पर सारा लोड किस पर आता है, सारा लोड आता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स पे, ठीक है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स पे जब वर्क पड़ेगा तो देयर आर मोर चांसेस कि उसका लीजन हो जाए, ठीक है। लीजन हो जाएगा तो मेनली दिस इज मीडियल टू द लेटरल टू द ग्लिनोइड, यहाँ पर इसका लीजन हो जाता है। फॉर एग्जांपल I am maintaining superior stability of this board, ठीक है, and my two structures are torn, ठीक है, much of my fiber are torn। तो उस टाइम पर इन दोनों को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि पहले पूरे हाथ लगा रहा था, ठीक है। ये सेम चीज हो रही है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स के बारे में। तो अब क्या हुआ, सरफेस कम हो गया, ठीक है, सरफेस कम हो गया बट मेरा फोर्स उतना की उतना लग रहा है। अब जब प्रेशर इंक्रीज हुआ बट सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, उस टाइम पे सारा लोड ग्लिनोइड लेब्रम पे आएगा क्योंकि वहां से वो अटैच है। अब ग्लिनोइड लेब्रम पे जब सारा लोड आता है तो उस टाइम पर देयर आर वेरी मच चांसेस कि ग्लिनोइड लेब्रम का टियर हो जाए सुपीरियरली। तो अगर ग्लिनोइड लेब्रम का अगर टियर हो रहा है, उस टाइम पर ना सुप्रास्पाइनेटस वर्क कर रही है, ना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड ना ही ग्लिनोइड लेब्रम, जो कि तीनों सुपीरियर स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो इंटरनल इंप्रिजमेंट में ये बहुत ज्यादा मेन चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। That's because ग्लिनोइड लेब्रम का टियर भी हो रहा है, सुप्रास्पाइनेटस ज्यादा वर्क नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम पर देयर आर टू पैथोलॉजी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस is pasta lesion and slap lesion. Pasta is the partial articulated supraspinatus avulsion and superior labrum anterior to posterior जब लीजन होता है उस टाइम पे, ठीक है। इट इज वेरी मच एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट, मतलब जिनको इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट होता है दे आर वेरी कॉमनली सीन पास्ता एंड स्लैप, इसके अंदर बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन किसका, बिकॉज इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट या इम्पिंजमेंट टॉपिक इज वेरी कंफ्यूजिंग टू फिजियोज, क्योंकि इम्पिंजमेंट को मेनली कैटेगराइज करना कि एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट है, इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट है, प्राइमरी इम्पिंजमेंट है, सेकेंडरी इम्पिंजमेंट है, इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो जो एक फिजियो थे एंड उन्होंने क्लासिफाई किया था इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट को 3 स्टेजेस में, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने लास्ट में क्यों लिया, बिकॉज कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। क्लास 1 में शोल्डर स्टिफनेस आता है, शोल्डर स्टिफनेस एंड डेली एक्टिविटी में ज्यादा पेन नहीं होता, बट when a person or when an athlete doing throwing late coking and early acceleration, उस टाइम पर पेन आएगा, मतलब थ्रोइंग में पेन है। तो ये कंडीशन कब किस में रिलेट कर रही है, जब सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड ग्लिनोइड का इम्पिंजमेंट शुरू हुआ था, मतलब जहां पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस इंक्रीज हुए थे, ठीक है। उस टाइम पर शोल्डर स्टिफनेस इंक्रीज होगा जस्ट बिकॉज कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिवेट होगा, एंड जस्ट बिकॉज की एक्टिवेशन ऑफ द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट देयर विल बी स्टिफनेस इन पोस्टीरियर कैप्सूल एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो शोल्डर स्टिफनेस, डेली एक्टिविटी में पेन आएगा, थ्रोइंग पेन रहेगा, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट क्लास 2 में मेन क्या आता है, क्लास 2 में शोल्डर स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है एंड देयर इज मच इंस्टेबिलिटी इन द शोल्डर जॉइंट। इंस्टेबिलिटी क्यों आई, बिकॉज हमने बात की थी कि एंटीरियर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, है ना। एंटीरियर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तो इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेली एक्टिव में भी पेन आने लगेगा, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट क्लास 3, उस टाइम पर हमने बात किया था बाइसेप्स का लीजन हो जाता है, तो बाइसेप्स का लीजन इज वेरी कॉमन इन क्लास 3 ग्रुप, एंड क्लास 3 इज मेनली जब क्लास 2 और क्लास 1 को हम ट्रीट नहीं कर पाते,
ट्रीट नहीं कर पाते तो दिस विल पर्टिकुलरली लीड टू क्लास 2 क्लास 3। ठीक है, अब एक मेन चीज आती है जो कि हम सबको पता होनी चाहिए कि पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटस हो रही है तो इस टाइम पर पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच होना, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, तो पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच हो रहा है इसमें, तो पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच कैन बी बेनिफिशियल इन इंट्रिंसिक इम्पीचमेंट पेशेंट एंड देयरफॉर फिजियो ऑलवेज डिक्लाइन की एंटीरियर स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंटीरियर स्ट्रक्चर्स की पहले ही लेग्जिटी है। थर्ड इज द रिट्रैक्टर्स। अगर इफ माय रिट्रैक्टर्स आर नॉट वर्किंग, तो बिकॉज शोल्डर गडल जो होता है एक बेस प्रोवाइड करता है, अगर बेस नहीं बन रहा है, अगर बेस नहीं बन रहा है तो उस टाइम पर माई ग्लिनोह्यूमरल जो एक्टिविटी हो जाती है, जो रोटेटर कफ की एक्टिविटी हो जाती है, वो 30% तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर 30% इंक्रीज रोटेटर कफ की एक्टिविटी हो जाएगी, जो जिसमें से दो मसल ऑलरेडी टोन है, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस, इंटेंसिक इम्पीचमेंट पेशेंट शोल्डर गडल का स्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज है। स्ट्रेंथनिंग शोल्डर गडल की भी उतनी होनी चाहिए जितनी कि हम अदर स्ट्रक्चर्स की करवाएंगे। ठीक है, तो शोल्डर गडल मसल की स्ट्रेंथनिंग भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आए लेक्चर, एंड अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।